इन द लास्ट वीडियो वी कंप्लीटेड द मुगल एम्पायर। हमने पॉलिटिकल डेवलपमेंट देखी थी, हमने सारी पॉलिटिकल हिस्ट्री देखी थी उनकी। फिर हमने ये देखा था कि मुगल एम्पायर के टाइम पे इंडिया की कंडीशन कैसी थी, पॉलिटिकल कंडीशन, सोशल कंडीशन और इकोनॉमिक कंडीशन। और हमने आर्ट एंड आर्किटेक्चर भी देखा था। और उसके बाद हमने थोड़ा म्यूजिक एंड पेंटिंग के बारे में भी देखा था कि मुगल टाइम पे म्यूजिक एंड पेंटिंग, आर्ट एंड आर्किटेक्चर किस पीक पे पहुंच चुके थे। मैंने आपको बताया था कि 1707 में मिडिवल हिस्ट्री खत्म हो जाती है और उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट हो जाती है, राइट। और हमने 1707 में देखा भी था कि औरंगजेब की डेथ हो जाती है। उसके बाद अब हम जो मुगल एम्पायर की डेवलपमेंट पढ़ेंगे, हम वो मॉडर्न हिस्ट्री के टाइम पे पढ़ेंगे। बट मैं आपको मराठास के बारे में थोड़ा बहुत बताना चाहता हूँ। ऑल्दो 1707 में मिडिवल हिस्ट्री खत्म हो जाती है, बट आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे 1761 तक। बट ये सिर्फ मराठा के उसमें मराठा के कंपैरिजन में ही होगा। 1707 के बाद जो मुगल एम्पायर की डेवलपमेंट है, हम वो बाद में मॉडर्न हिस्ट्री में देखेंगे कि कैसे यूरोपियन पावर्स इंडिया में आती है और कैसे कैसे वो मुगल एम्पायर को वीक करने की कोशिश करती है। बट हमने मराठा ऑलरेडी स्टार्ट करा था। हमने देखा था कि औरंगजेब के टाइम पे मराठा राइज होने लगा था, छत्रपति शिवाजी थे वो राइज हो गए थे। तो इसलिए हम उनके सक्सेसर्स भी देखेंगे जो 1707 के बाद तक जाते हैं। ठीक है, तो ये लास्ट वीडियो होगी मिडिवल हिस्ट्री पे और इसके बाद मिडिवल हिस्ट्री हमारी पूरी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, फिर हम मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे यूरोपियन ऑफ पावर्स से। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि मराठा राइज कैसे हुए। अब जो मराठा इमर्ज हुए, हमें पता है कि मराठा एक पावरफुल किंगडम बन जाता है। बट ये हुआ कैसे, स्टार्टिंग कैसे हुई? सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो है फिजिकल एनवायरनमेंट। अब आप सोच रहे होंगे कि फिजिकल एनवायरनमेंट से कैसे हो सकता है। फिजिकल एनवायरनमेंट बहुत बड़ा फैक्टर है मराठा कंट्री के डेवलपमेंट का। ठीक है, तो जो मराठा कंट्री हम इतना पढ़ते हैं कि ग्रेट मराठा एम्पायर या फिर छत्रपति शिवाजी इतने बड़े वॉरियर कैसे बने, इन सब चीजों में फिजिकल एनवायरनमेंट का फैक्टर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। फिजिकल एनवायरनमेंट कैसे? जो मराठा कंट्री थी, ठीक है, जो पूरी मराठा कंट्री थी, हमें पता है कि वो वेस्टर्न घाट वाले एरिया में ज्यादा प्रोमिनेंट थी, राइट। तो वहां पे एक तो डेंस फॉरेस्ट थे, ऊपर से थोड़ा बहुत वो माउंटेन रीजन था। उसकी वजह से क्या हुआ, जो वहां के सोल्जर्स थे वो बहुत ज्यादा ब्रेव होने लगे। कैसे? अब वो डेंस फॉरेस्ट में थे, ठीक है, डेंस फॉरेस्ट में काफी खतरनाक जानवर भी होते हैं, तो उनसे उन्हें अटैक रोकने पड़ते थे, उनसे लड़ाई करते थे वो। ऊपर से माउंटेन रीजन से, ठीक है, माउंटेन रीजन में जो लोग रहते हैं वो थोड़े फिजिकली स्ट्रांग होते हैं, फिजिकली एक्टिव होते हैं। ठीक है, माउंटेन रीजन में चढ़ना, पहाड़ चढ़ना, इस सब चीजों की वजह से उन्हें एक तरीके से इनकी एक्सरसाइज बहुत ज्यादा हो जाती थी। और उन्होंने गोरिल्ला टैक्टिक्स अपनाना स्टार्ट करा था। गोरिल्ला टैक्टिक्स क्या होती है, मैं आपको बताता हूँ। अब मान लीजिए कोई आर्मी है, वो जंगलों के बीच में से जा रही है या फिर किसी माउंटेन रीजन के बीच में से जा रही है। अब गोरिल्ला टैक्टिक्स में क्या होगा, जो सोल्जर्स होंगे वो इन माउंटेन में से या फिर इन जंगलों में छुप के पेड़ों पे चढ़ के वॉर करेंगे चुपचाप, जिससे सामने वाली आर्मी को पता ही ना चल पाए कि वो अटैक हुआ कहां से। तो इससे आधे से ज्यादा सामने वाली के आर्मी के सोल्जर्स खत्म हो जाते थे और जो बचते थे उन्हें फिर वो अटैक करके मार दिया करते थे। तो ये बहुत ही ज्यादा प्रोमिनेंट एक वॉरफेयर टेक्निक थी। ये आज भी बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है। इंडोनेशिया में ये काफी यूज होती थी, श्रीलंका में अभी जब सिविल वॉर हुई थी तब गरिल्ला टेक्टिक्स बहुत ज्यादा यूज होती थी। ठीक है, तो गरिल्ला टेक्टिक्स के एक फिजिकल एनवायरनमेंट होना चाहिए जो मराठा कंट्री के पास था। इसी की वजह से वो गरिल्ला टेक्टिक्स को अडॉप्ट कर पाए। तो ये वर्ड आपको याद रखना है, गरिल्ला टेक्टिक्स क्या होती है। ठीक है, अब ये देखिए माउंटेन में उनके बहुत सारे फोर्ट्स भी थे जो गरिल्ला टैक्टिक्स को हेल्प करती थी। एक तो माउंटेन पे फोर्स थे, तो एक तो आर्मी पहले ही वहां पे मुश्किल से चढ़ पाती थी और जो चढ़ भी जाती थी, जो अटैक करने की कोशिश करते थे, वो इतने ज्यादा ऊंचाई पे होते थे या फिर वहां पे इतने सारे ऑब्स्टिकल्स थे कि कुछ फोर्ट्स काफी इम्प्रेग्नेबल थे, मतलब उन पर कोई अटैक नहीं कर सकता था चाहे कितनी भी बड़ी आर्मी हो। तो ये भी गरिल्ला टैक्टिक का ही एक पार्ट है। और जब वो फोर्ट पे चढ़ते थे तो चुपचाप उनके ऊपर वॉर हो जाते थे, अटैक हो जाते थे, तो कोई भी फोर्ट को पेनिट्रेट नहीं कर पाता था। ठीक है, तो फिजिकल एनवायरनमेंट बहुत बड़ा फैक्टर था मराठा कंट्री के डेवलप होने का। दूसरा फैक्टर अगर मैं बात करूं तो वो था राइज ऑफ भक्ति मूवमेंट इन महाराष्ट्र। हमें पता है कि भक्ति मूवमेंट पूरे इंडिया में प्रोमिनेंट हो रहा था। सबसे पहले वो 7th 8th AD के आसपास तमिल रीजन में हुआ था। उसके बाद नॉर्थ इंडिया में हो गया था वो 13th 14th 13th AD तक वो बिल्कुल प्रोमिनेंट हो गया था नॉर्थ इंडिया में। हमने पढ़ा था पूरा भक्ति मूवमेंट।
भक्ति मूवमेंट एंड सूफिज्म। बट महाराष्ट्र में भी भक्ति मूवमेंट स्प्रेड हुआ इसी टाइम पे, मतलब थोड़ा लेट हुआ बट हुआ था वो 15th सेंचुरी 16th सेंचुरी के टाइम पे भक्ति मूवमेंट महाराष्ट्र में स्प्रेड हुआ 16th एडी के आसपास। और इसकी वजह से जो वहां के लीडर्स थे वहां पे एक रिलीजियस यूनिटी भी आ गई। अब उनमें लगने लगा कि हमें अपने धर्म को बचाना है, मुस्लिम इन्वेडर्स आ रहे हैं, पूरा कंट्री इस्लाम बनने वाली है। औरंगजेब का टाइम वैसे ही चल रहा था, तो औरंगजेब तो वैसे भी इस्लामिक स्टेट बताना चाहता था। उसकी रिलीजियस पॉलिसी इतनी ज्यादा खतरनाक थी कि हर कोई उसका दुश्मन बनता रहा था, हर कोई मुगल एम्पायर का दुश्मन बन गया था। तो इसके बीच में क्या हुआ, मुस्लिम और हिंदू में भी जो गैप था वो काफी वाइड होता गया। तो रिलीजियस यूनिटी हुई भक्ति मूवमेंट की वजह से। भक्ति मूवमेंट महाराष्ट्र में स्टार्ट हुआ, उन लोगों ने बोला कि नहीं, हमें अपने रिलीजियस को बचाना है, अपने रिलीजन को बचाना है। ठीक है, तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर था कि लोग रिलीजियसली और पॉलिटिकली दोनों तरीके से यूनाइट हुए और मराठास का राइज हुआ। कौन कौन स्पिरिचुअल लीडर्स थे? तुकाराम बहुत फेमस है, तुकाराम। रामदास भी बहुत फेमस है, वमन पंडित और एकनाथ। ये चारों महाराष्ट्र से बिलोंग करते थे और इन चारों ने सोशल यूनिटी करने की काफी कोशिश करी। इन लोगों ने अपने रिलीजियस आइडियाज को प्रोपोगेट करे। इन्होंने बताया कि भक्ति इज द ओनली मीडियम टू अटेन द सैल्वेशन, टू अटेन द सैल्वेशन ऑफ गॉड। और हिंदू ही धर्म सबसे अच्छा है, पूरे देश में इस्लामिक धर्म फैल रहा है, तो हमें अपने हिंदू धर्म को बचाना है। तो ये भी फैक्टर रहा कि मराठा का राइज हुआ। तो पहला फैक्टर हमने देखा द फिजिकल एनवायरमेंट ऑफ मराठा कंट्री, और दूसरा फैक्टर हमने देखा द स्प्रेड ऑफ भक्ति मूवमेंट इन महाराष्ट्र। अब थर्ड फैक्टर भी है, ठीक है। हमें पता था कि डेक्कन सल्तनत क्या है, हमने देखा था कि बहमनी सल्तनत 5 किंगडम से बढ़ गई थी और उसमें से 5 डेक्कन सल्तनत बने थे। ठीक है, 5 किंगडम्स बने थे डेक्कन सल्तनत में। अहमदनगर जैसे हो गया, बेरार हो गया, बीजापुर हो गया और गोलकोंडा हो गया और एक कोई और था। तो ये 5 बने थे। अब इनके जो एडमिनिस्ट्रेटिव और मिलिट्री सिस्टम्स थे, ठीक है, इसमें मराठा काफी इंपॉर्टेंट पोजीशन हेल्ड करते थे। मराठा तब तो थी नहीं, इतनी ज्यादा बड़ी कंट्री तो थी नहीं, ये पूरा किंगडम भी नहीं था, ये छोटे छोटे जागीरदार थे। हम देखेंगे शिवाजी के टाइम पे कि शिवाजी को जागीर मिली थी अपने फादर से, पूना की जागीर। ठीक है, तो इतना बड़ा किंगडम तो था नहीं, वो तो शिवाजी ने खड़ा करा धीरे धीरे, बट इतना बड़ा किंगडम था नहीं, छोटा सा एक जागीर थी। तो ये लोग क्या करते थे कि ये डेक्कन सल्तनत जो बीजापुर के थे, अहमदनगर के थे, फिर बेरार के थे, गोलकोंडा के थे, इनके एडमिनिस्ट्रेटिव और मिलिट्री सिस्टम में काफी इंपॉर्टेंट पोजीशन पे थे। इसकी वजह से क्या हुआ, इन्हें एक तो पता चला कि वॉर कैसे करते हैं, इन्हें टैक्टिक्स आई। ठीक है, दे वर ब्रिलियंट सोल्जर्स। ठीक है, तो इन्हें सब कुछ पता चला कि अफेयर्स कैसे करते हैं, पॉलिटिकली अफेयर कैसे होता है और पॉलिटिकली लोगों को यूनाइट कैसे करते हैं, या फिर पूरा एक किंगडम कैसे मैनेज करते हैं। और दूसरा, इन्हें एक्सपोज होने लगा कि जो इस्लाम है, जो मुस्लिम है, वो हिंदूज पे कितना अत्याचार कर रहा है, हिंदू को जबरदस्ती कन्वर्ट करवा रहा है। ठीक है, तो ये सब भी फैक्टर थे जिसकी वजह से मराठा राइज हुआ। तो मराठा हेल्ड इंपॉर्टेंट पोजीशन इन द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मिलिट्री सिस्टम ऑफ डेक्कन सल्तनत ऑफ बीजापुर एंड अहमदनगर। ये भी एक फैक्टर था राइज ऑफ मराठास के लिए। 3 फैक्टर हमने देखे, फिजिकल एनवायरमेंट, द स्प्रेड ऑफ भक्ति मूवमेंट एंड द इंपॉर्टेंट पोजीशंस इन द सिस्टम ऑफ डेक्कन सल्तनत। ठीक है, तो अगर मेंस में क्वेश्चन आ गए व्हाट वर द फैक्टर्स कंट्रीब्यूटेड टू द राइज ऑफ मराठास, तो आपको ये तीनों लिखने हैं, फिजिकल एनवायरमेंट, स्प्रेड ऑफ भक्ति मूवमेंट एंड द इंपॉर्टेंट पोजीशंस हेल्ड बाय मराठा इन द सिस्टम ऑफ डेक्कन सल्तनत। अब हम बात करेंगे शिवाजी की। इन्हें हम छत्रपति शिवाजी भी कहते हैं। हम देखेंगे कि शिवाजी ने छत्रपति शिवाजी का टाइटल कैसे लिया था, और हम देखेंगे कि शिवाजी एक जागीरदार से पूरे मराठा के राजा कैसे बनते हैं। तो ये पूरी जर्नी है और हम इसे स्टोरी की तरह समझने की कोशिश करेंगे। तो शिवाजी जो बॉर्न हुए थे वो हुए थे 1627 में। ठीक है, इनके फादर का नाम था शाहीजी भोसले और मदर का नाम था जीजाबाई। ठीक है, ये बात आपको नाम याद, ये सब नाम आपको याद रखने हैं कि फादर का नाम था शाहीजी भोसले एंड मदर का नाम था जीजाजी। ये सब नाम आपको याद रखने हैं कि फादर का नाम था शाहीजी भोसले और मदर का नाम था जीजाबाई। तो इनका पूरा नाम था वो था शिवाजी भोसले। छत्रपति शिवाजी, जो छत्रपति है वो एक टाइटल है जो बाद में लगाते हैं, बट असली नाम इनका शिवाजी भोसले था। और मैंने आपको बताया ये एक जागीरदार थे। ठीक है, सबसे पहले एक जागीरदार थे। जागीरदार क्या होते हैं कि अगर कोई एक लैंड है, ठीक है, जैसे मान लीजिए डेक्कन सल्तनत में एक ये लैंड था, यहाँ पे डेक्कन सल्तनत नहीं है, यहाँ का मान लीजिए चलिए, ये डेक्कन सल्तनत में एक छोटा सा लैंड है पुणे वाला। ठीक है, और यहाँ पे
इन्हें इनके फादर को जागीरदार बना दिया गया था। अब यहाँ से जो रेवेन्यू लेते थे वो ये जागीरदार लेते थे और उसमें से अपना परसेंट रख के जितना भी इन्हें अपना रखना होता था बाकी वो डेक्कन सल्तनत को पास कर देते थे। ठीक है, तो ये जागीरदारी सिस्टम था। तो जो शिवाजी के जो फादर थे शाही जी भोसले वो जागीरदार थे पूना के, और उनकी डेथ के बाद जो जागीर थी पूना की वो शिवाजी को मिली। ठीक है, तो इनहेरिटेंस सिस्टम था जागीरदार का कि जागीरदार की डेथ के बाद तो वो जागीर थी वो उसके बेटे को मिलती थी, सक्सेसर को मिलती थी। तो शिवाजी को जागीर मिली पूना की अपने फादर की डेथ के बाद। अब जैसे ही शिवाजी के फादर की डेथ हुई, शिवाजी को एक नेशनैलिटी का सेंस तो था ही, उन्हें लगता था कि हमें अपने हिंदू धर्म को बचाना है। और वो काफी छोटे छोटे जो फोर्ट्स थे, मतलब स्ट्रांग हो चुके थे, तो छोटे छोटे फोर्ट्स वो अटैक करते रहते थे और एरिया एनेक्स करते रहते थे। हम देखेंगे कि बचपन में ही जब वो 10 साल की बात थे, 10-12 साल में ही उन्होंने रायगढ़, कोंदन, तोरना ये सब बीजापुर रूलर से एनेक्स कर लिए थे। एक तो इनके जो इंसेस्टर थे वो एक बीजापुर के रूलर की एडमिनिस्ट्रेशन में थे, तो इन्हें कुछ आइडिया था कि कैसे कैसे वर्क करती है ऐसी चीजें। तो जब ये 10-12 साल के थे तो उसी एज में उन्होंने रायगढ़, कोंदन और तोरना ये बीजापुर के रूलर से एनेक्स कर लिया था। आप देखिए कितनी छोटी एज में ही ये चीजें एनेक्स करने लगे थे, एरिया एनेक्स करने लगे थे। बट उस टाइम पे इनके गार्डियन थे जिनका नाम था दादाजी कौंदेव, बट उनकी डेथ हो जाती है और फिर ये जागीर, अपनी जागीर के पूरे मालिक बन जाते हैं, मतलब पूरा चार्ज लेते हैं अपने जागीर के। अपनी जागीर का पूरा चार्ज लेने के बाद सबसे पहले ये जवली एनेक्स करते हैं। ठीक है, जवली कैप्चर करते हैं। जवली एक मराठा चीफ का ही था जिसका नाम था चंद्रराव मोरे। ठीक है, और जवली कैप्चर करने के बाद जो पूरा मालवा रीजन है, ये शिवाजी उस मालवा रीजन के मास्टर बन गए 1657 में। ठीक है, जब ये 30 साल के थे तो इन्होंने पूरे बीजापुर रीजन को ही अटैक कर दिया और वहां से काफी हिल्स को कैप्चर करा, काफी हिल फोर्ट को कैप्चर करा कोंकण रीजन के। जो बीजापुर का सुल्तान था ये बहुत फेमस है, आप लोगों ने सुना भी होगा। बीजापुर सुल्तान ने अफजल खान एक कमांडर था। बीजापुर सुल्तान ने अफजल खान को भेजा था शिवाजी को मारने के लिए। ठीक है, तो ये दोनों गले मिलते हैं और अफजल खान चुपचाप इन्हें चाकू मारने की कोशिश करता है इनकी कमर पे, बट शिवाजी पहले से ही एक आर्मर पहन के आते हैं और जब वो चाकू नहीं मार पाता, सही से काम नहीं कर पाता, गले गले मिलते ही तो एकदम ही शिवाजी अपने हाथ से जो इनका वेपन था वो निकालते हैं और पूरा इसे अफजल खान को पूरा चीर के रख देते हैं। तो सुल्तान सेंट अफजल खान अगेंस्ट शिवाजी बट ही वाज मर्डर्ड बाय हिम। काफी अच्छे तरीके से, काफी क्लेवरली शिवाजी ने अफजल खान को मार दिया था। अब यहाँ पे डेक्कन पे इतना सारा पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो रहा था, शिवाजी धीरे धीरे ये डेक्कन के फोर्ट कैप्चर करे जा रहे थे और डेक्कन पे रूल था डायरेक्ट औरंगजेब का। तो औरंगजेब को ये सब चीजें पसंद आएगी नहीं, तो औरंगजेब जो डेक्कन के गवर्नर होते हैं, मुगल गवर्नर जिसका नाम होता है शाइस्ता खान, शाइस्ता खान को भेजते हैं शिवाजी को हराने के लिए, मारने के लिए। और शिवाजी हार भी जाते हैं जिसकी वजह से जो ये पूना वाला एरिया था शिवाजी का, ये उनके हाथ से चला जाता है। बट फिर से 1663 में शिवाजी वापस शाइस्ता खान के मिलिट्री कैंप पर अटैक करते हैं और उनके बेटे को मार देते हैं और शाइस्ता खान को काफी अच्छे से वुंडेड कर देते हैं। ये सुनने के बाद जो औरंगजेब होता है वो शाइस्ता खान को वापस बुला लेता है और बड़ा तंग होता है वो शिवाजी से। ठीक है, बहुत ही ज्यादा तंग होता है शिवाजी से। तो एक बार मैं फिर से बताता हूँ आपको, शिवाजी का जो बॉर्न हुआ था वो 1627 में हुआ था। इनके फादर का नाम था शाही जी भोसले और मदर का नाम था जीजाबाई, और इनका बॉर्न हुआ था शिवनेर में। ठीक है, इन्हें पूना की जागीर मिली थी अपने फादर से, मैंने आपको बता दिया जागीर क्या होती है। और इनके फादर की डेथ हो जाती है 1637 में, उसी के बाद इन्हें जागीर मिली थी। तो जब ये 10 साल के थे तब इन्हें जागीर मिल गई थी और ये जागीरदार बन गए थे। थोड़े टाइम बाद इनके जो गार्डियन होते हैं दादाजी कोंडादेव, उनकी भी डेथ हो जाती है और उसके बाद ये अपनी जागीर के फुल चार्ज रिज्यूम कर लेते हैं। बट उससे पहले भी, मतलब जागीरदार पूरे अपनी जागीर के फुल चार्ज रिज्यूम करने से पहले भी ये रायगढ़, कोंदना, तोरना के जो फोर्ट से या फिर जो एरिया था बीजापुर रूलर से अटैक करके सीज कर चुके थे। सबसे पहले जागीरदार बनने के बाद इन्होंने जावली को कैप्चर करा। जावली एक एरिया था मराठा चीफ के अंदर, उस मराठा चीफ का नाम था चंद्रराव मोरे। ठीक है, इसके बाद इस एरिया को, जावली को कैप्चर करने के बाद शिवाजी पूरे मालवा रीजन के मास्टर बन गए थे। 1657 में उन्होंने बीजापुर रीजन पर अटैक करा और वहां से बहुत सारे हिल फोर्ट अपने किंगडम में एनेक्स कर दिए।
और ये जो हिल फोर्ट थे कोंकण रीजन में आते थे। तो अब देखिए कोंडाना रीजन और रायगढ़ रीजन, तोना रीजन और कोंकण रीजन, ये चारों रीजन अब शिवाजी के अंडर में थे, और ये मालवा रीजन भी। जो बीजापुर का सुल्तान था वो बहुत ही ज्यादा किलस गया था, और इसलिए उसने अफजल खान काफी ब्रेव कमांडर था, तो अफजल खान को शिवाजी को मारने के लिए भेजा, और अफजल खान मारने भी वाला था, बट शिवाजी ने उसके किसी तरह से मार दिया। अब ये सब सुनकर औरंगजेब को गुस्सा आ रहा था। औरंगजेब के अंडर में ही डेक्कन पूरा आता था, और औरंगजेब ने फिर शाइस्ता खान को भेजा। जो शाइस्ता खान था ये डेक्कन का मुगल गवर्नर था। शिवाजी को शाइस्ता खान ने हरा दिया और पूना शिवाजी से ले लिया। बट 1663 में शिवाजी वापस शाइस्ता खान की मिलिट्री कैंप पर अटैक करते हैं और उसके बेटे को मारते हैं, शाइस्ता खान को भी काफी अच्छे से घायल कर देते हैं। उसके बाद औरंगजेब शाइस्ता खान को वापस बुला लेता है। अब हम देखेंगे जो 1664 का अटैक था ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। शिवाजी ने क्या करा, शिवाजी ने शाइस्ता खान को हराने के बाद जो सूरत था, सूरत पे अटैक कर दिया। अब ये सूरत इसलिए इंपॉर्टेंट था मुगल्स के लिए क्योंकि मैंने आपको बताया था जब हम लास्ट पीरियड में पढ़ रहे थे ना, लास्ट चैप्टर में हमने देखा था कि इंडिया अंडर मुगल्स, उसमें मैंने आपको बताया था कि सूरत के थ्रू बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग होती थी। तो जितने भी फॉरेन गुड्स आते थे इंडिया में या फिर फॉरेन गुड्स जाते थे इंडिया से, उनका एंट्री पॉइंट एग्जिट पॉइंट सूरत था। तो वो एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन थी, वहां पे वेयर हाउसेस थे, वहां पे पोर्ट्स थे, वहीं से काफी रेवेन्यू जनरेट होता था मुगल एम्पायर का। तो शिवाजी ने क्या करा, 1664 में सूरत के चीफ पोर्ट पे ही अटैक कर दिया और उसे पूरे तरीके से लूट लिया। अब ये सुन के औरंगजेब काफी किलस गया, औरंगजेब को बहुत गुस्सा आया और उसने राजा जयसिंह, जो ये राजा जयसिंह थे, ये अम्बेर के राजा थे और ये एक तरीके से मुगल के वजीर थे, औरंगजेब के वजीर थे ये। तो औरंगजेब ने राजा जयसिंह को भेजा कि वो शिवाजी का कुछ करे। अब जयसिंह क्या करता है, जयसिंह को पता होता है कि जो शिवाजी की सारी वेल्थ होती है, शिवाजी की फैमिली होती है, वो पुरंदर फोर्ट में है। तो जयसिंह पुरंदर फोर्ट पे अटैक कर देता है और उसे सीज कर देता है। ठीक है, शिवाजी की फैमिली भी वहीं पे थी, उसका शिवाजी का सारा ट्रेजर जो उसने लूटा तब तक का सब कुछ वहीं पे था। फिर शिवाजी को इसकी वजह से नेगोशिएशंस करनी पड़ी, वरना जो जयसिंह था वो शिवाजी की फैमिली को मार देता। तो शिवाजी ने अपनी फैमिली को बचाने के लिए और मराठा के सोल्जर्स को बचाने के लिए जय सिंह के साथ नेगोशिएशन स्टार्ट कर दिए, और इसे हम कहते हैं ट्रीटी ऑफ पुरंदर, जो साइन हुई थी 1665 में। ठीक है, तो आपको पता चल गया कि ट्रीटी ऑफ पुरंदर हुई क्यों थी, बैकग्राउंड क्या था। बैकग्राउंड ये था कि 1664 में शिवाजी ने सूरत पे अटैक कर दिया था और उसे सीज कर दिया था। सूरत काफी स्ट्रेटेजिक पोजीशन थी मुगल्स के लिए। अब इसके बाद औरंगजेब को गुस्सा आता है, औरंगजेब राजा जयसिंह को भेजता है अम्बेर के, और राजा जयसिंह पुरंदर फोर्ट पे अटैक करके उसे सीज कर देता है। वहां पे शिवाजी की फैमिली भी होती है, वहां पे जितना सारा सोना होता है, जितना ट्रेजर होता है शिवाजी का, सब वहीं पे छुपा हुआ होता है। और इसके बाद शिवाजी को जयसिंह के साथ नेगोशिएशन स्टार्ट करनी पड़ती है अपनी फैमिली के लिए, जो सोल्जर्स थे मराठा के उनके लिए, ताकि वो मारे ना जाए। अब इस ट्रीटी को कहते हैं हम ट्रीटी ऑफ पुरंदर, क्योंकि पुरंदर फोर्ट में हुई थी। अब इस ट्रीटी में हुआ क्या था, शिवाजी के पास 35 फोर्ट्स थे, उसमें से 23 फोर्ट्स औरंगजेब को देने थे, और बाकी जो 12 फोर्ट बचे शिवाजी अपने पास रख सकता था, बट एक ही कंडीशन पे। वो ये कंडीशन थी कि शिवाजी को मुगल एम्पायर की सुजरेनिटी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। मुगल एम्पायर जो औरंगजेब था उसकी सुजरेनिटी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो इट वाज अ ह्यूमिलेटिंग ट्रीटी ऑन बिहाफ ऑफ मराठा एम्पायर। ठीक है, कहा छत्रपति शिवाजी इतने बड़े नाम थे, उनके पास 35 फोर्ट्स थे, और अब उन्हें ट्रीटी ऑफ पुरंदर साइन करनी पड़ी, क्योंकि उन्हें अपनी फैमिली को बचाना था, उन्हें अपने सोल्जर्स को बचाना था, इसलिए वो ट्रीटी ऑफ पुरंदर साइन करी उन्होंने। 23 फोर्ट्स को मुगल एम्पायर को दे दिया, और इतना ही काफी नहीं था। औरंगजेब ने बोला कि तुम्हें सुजरेनिटी एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, तुम्हें मेरे अंडर एडमिनिस्ट्रेशन में काम करना पड़ेगा, जिसके लिए शिवाजी ने मना कर दिया। बट शिवाजी ने कहा कि मेरा बेटा है शांबाजी, वो उस टाइम माइनर था, तो शांबाजी को दे दिया गया मुगल एम्पायर को, और उससे बोला गया कि इसे हम 5000 मनसब देंगे। मैंने आपको बताया था मनसब क्या होता है, मनसब इज रैंक। ठीक है, और ये रैंक 5000 की जो रैंक होती थी नोबल्स को ही मिलती थी। ठीक है, तो शिवाजी ने तो मना कर दिया एडमिनिस्ट्रेशन ज्वाइन करने की मुगल की, बट शिवाजी ने कहा कि मेरा बेटा शांबाजी एडमिनिस्ट्रेशन ज्वाइन करेगा, बट इसे बहुत अच्छी मनसब मिलनी चाहिए। तो शिवाजी के बेटे जो सांबाजी थे उसे
5000 मनसब मिली और वो मुगल एडमिनिस्ट्रेशन में वर्क करने लगा। तो ये थी ट्रीटी ऑफ पुरंदर। उसके बाद 1666 में शिवाजी आगरा विजिट कर रहे थे किसी काम से, और वहां पे शिवाजी को कैद कर लिया गया, उन्हें इम्प्रिजन कर दिया गया। बट किसी तरीके से वो वहां से भाग निकलते हैं और 4 साल तक वो मिलिट्री प्रिपरेशन करते रहते हैं कि कैसे वो मुगल एम्पायर पे अटैक करे। 1670 में वो फिर से अटैक करते हैं और इस बार वो अपनी बाकी की जितनी भी टेरिटरीज थी जो उन्होंने ट्रीटी ऑफ पुरंदर में खोई थी, सारी की सारी वो वापस ले लेते हैं। तो 1670 पे आते आते वो मुगल एम्पायर औरंगजेब को हरा के जितनी भी टेरिटरीज उन्होंने खोई थी, ट्रीटी ऑफ पुरंदर में उन्होंने 23 फोर्ट्स खोए थे, वो सारी ले लेते हैं 1654 में। फिर 1674 में वो रायगढ़, ठीक है, रायगढ़ डेक्कन में एरिया था बीजापुर का, ठीक है, तो रायगढ़ में अपने आप को राजा बना देते हैं, अपने आप को एम्परर या फिर अपने आप को क्राउन डिक्लेयर कर देते हैं, और उसी के बाद से वो टाइटल लेते हैं छत्रपति। तो उनकी डेथ के 6 साल पहले उन्हें टाइटल मिला था छत्रपति शिवाजी 1674 में। इसके बाद वो कार्नाटिक रीजन में एक एक्सपीडिशन करते हैं और उसे वहां पे कैप्चर भी करते हैं। जिंजी और वेलोर कार्नाटिक रीजन में पड़ता है, वहां पे कैप्चर करते हैं। बट इस एक्सपीडिशन के बाद इतने ज्यादा बीमार हो जाते हैं, इतने ज्यादा थक जाते हैं कि 1680 आते आते उनकी डेथ हो जाती है बीमारियों से। वो बीमारियां क्यों होती है? क्योंकि वो इस कार्नाटिक रीजन में बहुत ज्यादा एक्सपीडिशन करते थे और वो इतना ज्यादा थक गए थे, रेस्ट करते नहीं थे, इसी वजह से उन्हें बीमारियां लगी और उनकी डेथ हो जाती है। तो ये था शिवाजी के बारे में। हमने ट्रीटी ऑफ पुरंदर देख ली। सबसे पहले हमने देखा था कि ये एक जागीर थी, इन्हें पूना की जागीर मिली थी अपने फादर से। 10 साल पे आते आते इनकी फादर की डेथ हो जाती थी। फिर हमने ये देखा था कि जो इनके गार्डियन के उनकी भी डेथ हो जाती थी और ये अपने जागीर के पूरे रिस्पॉन्सिबल मैन बन जाते थे। फिर हमने देखा था कि इन्होंने बीजापुर रूलर को हरा दिया था, ठीक है, बीजापुर रूलर ने अफजल खान को बेचा था, अफजल खान को, बट शिवाजी ने अफजल खान को हरा दिया था, मार दिया था। फिर औरंगजेब ने शाइस्ता खान को भेजा था, शाइस्ता खान से शिवाजी हार गए थे, बट 1661 में शिवाजी फिर से अटैक करते हैं शाइस्ता खान पे और अपना पूना जो था वो वापस ले लेते हैं। फिर 1664 में सूरत पे अटैक करते हैं और जितने भी वहां पे सोना था, सब कुछ था, वो सब प्लंडर कर लेता है। औरंगजेब फिर राजा जयसिंह को भेजते हैं, राजा जयसिंह इनके पुरंदर फोर्ट को एनेक्स कर लेते हैं, कैप्चर कर लेते हैं और फिर उन्हें ट्रीटी साइन करनी पड़ती है, ट्रीटी ऑफ पुरंदर। हमने देखा ट्रीटी ऑफ पुरंदर में क्या क्या था कि 35 फोर्ट में 23 फोर्ट सीधे मुगल एम्पायर को देने पड़ेंगे और अपने बेटे शामबा जी को भी देना पड़ेगा, उसके बदले उन्हें 5000 मनसब मिली गई थी। 1666 में आगरा जाते हैं, वहां पे इन्हें पकड़ लिया जाता है, बट ये वहां से निकल जाते हैं और 4 साल तक ये मिलिट्री प्रिपरेशन करते रहते हैं। 1670 में ये वापस आते हैं और सूरत पर फिर से अटैक करके अपनी सारी टेरिटरीज वापस ले लेते हैं। 1674 में ये रायगढ़ के राजा बनते हैं और अपने आप को छत्रपति का टाइटल देते हैं और फिर ये कार्नाटिक रीजन जाते हैं, वहां पे जिंजी और वेलोर को भी एनेक्स कर लेते हैं, कैप्चर कर लेते हैं। बट जब ये उस कैंपेन से आते आते इतने बीमार हो जाते हैं कि 1680 पे आते आते इनकी बीमारी से डेथ हो जाती है। तो ये थी शिवाजी के बारे में। अब हम उनकी एडमिनिस्ट्रेशन देखेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है और मेंस में इनकी एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। एडमिनिस्ट्रेशन बाकियों की तरह ही है कि किंग सबसे टॉप पे होता था और किंग को असिस्ट करते थे कुछ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। अब इनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को क्या कहते हैं? अष्ट प्रधान। अष्ट का मतलब 8 और प्रधान का मतलब मिनिस्टर्स। तो इनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में 8 मिनिस्टर्स हुआ करते थे। एक तो थे पेशवा, ठीक है, जो पेशवा थे ये फाइनेंस मिनिस्टर थे पहले और जितनी भी जनरल एडमिनिस्ट्रेशन होती थी पूरे एम्पायर की ये पेशवा संभालते थे। बट बाद में जो ये पेशवा थे ये प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं, ठीक है। स्टार्टिंग में ये फाइनेंस संभालते थे, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन संभालते थे, बट टाइम के साथ आते आते ये प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट बन जाती है पेशवा। फिर दूसरे जो मिनिस्टर थे वो सेनापति थे जो मिलिट्री कमांडर होते थे। तीसरी जो पोस्ट थी वो थी अमात्य। ये देखिए ये रही अमात्य। जो ये अमात्य होते थे ये अकाउंटेंट जनरल होता है कि कितना हिसाब रखना है, कितनी रेवेन्यू आ रही है, कितना जा रही है, तो सबका हिसाब भी अमात्य रखते थे। फिर वकनीस होते थे। जो वकनीस ये इंटेलिजेंस जो एक तरीके से सीआईडी का काम करती है, ठीक है, इंटेलिजेंस यूनिट, और ये सब हाउस होल्ड अफेयर्स मतलब होम अफेयर्स ये सब ये वकनीस संभालते थे। मतलब पुलिस वुलिस जितनी भी होती थी सारे इनके अंडर में होती थी। फिर सचिव होते थे। जो ये सचिव थे ये कॉरेस्पॉन्डेंस का काम संभालते थे। फिर सुमंता था एक मिनिस्टर जो सेरेमनीज के मास्टर्स थे, न्यायाधीश जस्टिस के, और पंडित राव
जो जितनी भी रिलीजियस एडमिनिस्ट्रेशन होती थी, चैरिटीज देते थे, ये उसका संभाल देते थे। तो ये 8 मिनिस्टर्स थे शिवाजी के अष्ट प्रधान में। आपको पता होना चाहिए कौन कौन से। पेशवा था, सेनापति था, अमात्य था, वेकनीस था, सचिव था, सुमित्रा था, न्यायाधीश था, पंडित राव था। और इनकी जो एडमिनिस्ट्रेशन थी ना, वो काफी हम देखेंगे कि डेक्कन सल्तनत जैसी थी। मैंने आपको बताया था कि ये लोग पहले क्या करते थे, डेक्कन सल्तनत की एडमिनिस्ट्रेशन और उनकी मिलिट्री में काफी हाई पोस्ट पे थे। ठीक है, हमने जब राइज ऑफ मराठास देख रहे थे तब हमने देखा था कि ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर था मराठास को राइज होने का, कि ये लोग उनकी एडमिनिस्ट्रेशन और मिलिट्री सर्विसेज में काम करते थे, इसलिए उन्हें काफी अच्छा एक्सपीरियंस था। ठीक है, तो वही चीज जब इन्होंने अपने पूरे मराठा एम्पायर में स्टैब्लिश करी, तो उन्होंने मोस्टली एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स वो ही रखे जो डेक्कन सल्तनत के थे। इनफैक्ट जो पेशवा टाइटल है, ठीक है, जो फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे बाद में प्राइम मिनिस्टर बनता है, जो पेशवा टाइटल है वो खुद एक पर्शियन टाइटल है। ठीक है, पर्शियन लैंग्वेज में पेशवा टाइटल है वो। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स बेस्ड ऑन द डेक्कन सल्तनत। अब हम शिवाजी के सक्सेसर्स देखते हैं। मैंने आपको बताया कि शिवाजी का बेटा था संभाजी, जो मुगल एम्पायर की सर्विस में था, जिसे 5000 मनसब मिले थे। ठीक है, और उनका एक और बेटा था राजा राम। शिवाजी की डेथ के बाद 1680 में शिवाजी की डेथ होती है। अब इनकी डेथ के बाद संभाजी और राजा राम में एक वॉर हो जाती है सक्सेशन के लिए, कि कौन छत्रपति बनेगा, कौन राजा बनेगा। बट जो संभाजी होते हैं वो जीत जाते हैं, और बाद में बट उन्हें मुगल्स एग्जीक्यूट कर देते हैं, तो उनकी डेथ हो जाती है। फिर राजा राम आते हैं जो संभाजी के भाई थे। राजा राम थ्रोन पे आते हैं, बट मुगल्स उन्हें जिंजी भगाते हैं। मैंने बताया था जिंजी कर्नाटक रीजन में था, जो शिवाजी ने एनेक्स कर दिया था। जिंजी और विलो एनेक्स कर दिया था, तो जिंजी ये कर्नाटक रीजन में हुआ करता था। ठीक है, तो राजा राम को जिंजी भगा देते हैं मुगल्स, और वहां पे सतारा में आके आते हैं, उनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखिए, ये शिवाजी थे, इनके बेटे संभाजी महाराज, इनकी भी डेथ हो गई। अब राजा राम महाराज ये बने, इनकी भी डेथ हो गई। अब जो किंग बने वो थे छत्रपति शिवाजी टू, ये टू है, ये राजा राम के बेटे थे, माइनर सन थे। ठीक है, तो ये किंग बने, बट माइनर थे तो कोई रेजेंट होना चाहिए। मैंने आपको बताया रेजेंट क्या होता है, इसके पास सारी किंग वाली पावर्स होती है। दिल्ली सल्तनत पे हमने देखा था कि काफी रेजेंट होते थे। ठीक है, तो ताराबाई, ताराबाई जो मदर थी या फिर राजा राम की जो वाइफ थी, वो छत्रपति शिवाजी की टू की रेजेंट बनी, और छत्रपति शिवाजी टू रूल करते हैं। छत्रपति शिवाजी टू के बाद आते हैं शाहू महाराज, ये संभाजी महाराज के बेटे थे। ठीक है, तो ये कजन था, शाहू जी महाराज कजन थे। ये 1682 में किंग बने थे, और ये 1749 तक चलेंगे, तो काफी लंबे टाइम तक ये चलते हैं। हम देखेंगे कि शाहू जो थे ये कैसे किंग बने, अभी पेशवा जब हम देखते हैं तब देखते हैं। इनके टाइम पे, शाहू के टाइम पे जो पेशवा की पावर थी वो बहुत बढ़ जाती है। ठीक है, इनके टाइम पे ही पेशवा प्राइम मिनिस्टर बनते हैं फाइनेंस मिनिस्टर से, और काफी पावर पेशवा के पास आ जाती है। ठीक है, तो ये शाहू महाराज के टाइम पे हुआ था। तो सक्सेसर्स को अगर हम फिर से देखें, तो शिवाजी महाराज थे, उनके दो बेटे थे, संभाजी महाराज और राजा राम महाराज। इन दोनों के बीच में वॉर ऑफ सक्सेशन थी। सबसे पहले संभाजी महाराज किंग बनते हैं, फिर उनकी डेथ के बाद राजा राम महाराज किंग बनते हैं, फिर इन्हें भगा दिया जाता है। तो इनके जो बेटे थे छत्रपति शिवाजी टू, वो माइनर सन थे राजा राम महाराज के, वो किंग बनते हैं। उनके बाद उनके कजन जो संभाजी महाराज के बेटे थे शाहू महाराज, वो किंग बनते हैं। ठीक है, और शाहू महाराज के टाइम पे, शाहू जी महाराज काफी वीक रूलर थे, तो उनके टाइम पे पेशवा प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं और काफी सारी पावर एक्वायर कर लेते हैं। तो अब हम देखेंगे पेशवा कैसे आए थे और कैसे कैसे इन्होंने पावर एक्वायर करी। 1713 से पेशवा का टाइम स्टार्ट हो गया था। ठीक है, और 1818 जब तक मराठा किंगडम था पूरा, तब तक पेशवास थे। तो सबसे पहले तो ये फाइनेंस मिनिस्टर थे। मैंने आपको बताया ही बिगन इज कैरियर एज अ स्मॉल रेवेन्यू ऑफिशियल। उसके बाद ये फाइनेंस मिनिस्टर बने और एडमिनिस्ट्रेशन संभालने लगे, क्योंकि पेशवा का मतलब ये था। 1713 पे आते आते ये पेशवा बन गए थे। ठीक है, अब इसके बाद इन्होंने अपनी जो पोजीशन थी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बना दी और बहुत ही ज्यादा पावरफुल बना दी। अब ये फाइनेंस मिनिस्टर से जनरल जो ये एडमिनिस्ट्रेशन संभालते थे, उससे ये प्राइम मिनिस्टर बन गए। ठीक है, तो सबसे पहले से जो पेशवा थे उनका नाम था बालाजी विश्वनाथ।
इन्होंने सिर्फ 7 साल पेशवा रहे ये, और ये सबसे पहले पेशवा थे जो प्राइम मिनिस्टर बने, बालाजी विश्वनाथ। इन्होंने अपनी पोजीशन को बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बना दिया था, बहुत ही ज्यादा पावरफुल बना दिया था, और इसी के साथ साथ हेरिडेटरी भी बना दिया था। ठीक है, इससे पहले हेरिडेटरी नहीं था, इससे पहले जो किंग था वो बताता था कि कौन पेशवा बनेगा कौन नहीं, पूरा अपॉइंटमेंट होता था। बट बालाजी विश्वनाथ ने 1713 के बाद से अपनी पेशवा की पोजीशन हेरिडेटरी बना दी थी। अब क्या हो रहा था, उस टाइम पे सिविल वॉर चल रही थी। मैंने आपको बताया कि माइनर सन बना था, ताराबाई रेजेंट थी, माइनर सन बना था किंग, उसका नाम था शिवाजी टू। ठीक है, ये बेटा था राजा राम का। अब राजा राम का भाई था जिसकी डेथ हो गई थी, शांबाजी, है ना, मुगल्स ने एक्सिक्यूट कर दिया था। शांबाजी का भी बेटा था शाहू। शाहू कह रहा था कि उसे किंग बनाओ, बट राजा राम के बेटे को किंग बना दिया था। तो एक तरीके से सिविल वॉर हो रही थी यहाँ पे। बट जब ये यहाँ पे इनकी डेथ हुई, जो शिवाजी टूक थे इनकी डेथ हुई, तब फिर शाहू को किंग बनाया बालाजी विश्वनाथ ने। ठीक है, तो बालाजी विश्वनाथ ने बहुत अच्छा रोल प्ले करा, काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा था सिविल वॉर जो हो रही थी, और शाहू को फिर उन्होंने मराठा किंग बना दिया 1719 में। ठीक है, इन्हें मुगल एम्परर से काफी राइट्स मिले। उस टाइम पे मुगल एम्परर थे फारूक सियार, ये हम मॉडर्न हिस्ट्री में देखेंगे थोड़ा बहुत। ठीक है, औरंगजेब के बाद कौन कौन से मुगल एम्परर आए हम ये देखेंगे, ज्यादा उनमें डीप नहीं जाएंगे, बट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 1719 में फारूक सियार मुगल एम्परर थे, और इन्होंने शाह बालाजी विश्वनाथ को काफी राइट्स दिए। पहला राइट यह था कि शाहू को एक राइटफुल मराठा किंग की तरह माना जाए। ठीक है, चलो हो गया। सेकंड राइट क्या दिया, शाहू को चौथ और स्वदेशमुखी कलेक्ट करने दे जाए 6 मुगल प्रोविंसेस से। ठीक है, डेक्कन में 6 मुगल प्रोविंसेस थे, उसमें से इन्हें चौथ और स्वदेशमुखी को कलेक्ट करने की परमिशन दी जाए, ये भी दे दी गई थी फर्रुखसियार ने। मैं आपको बता चुका हूं कि चौथ और स्वदेशमुखी क्या थे। चौथ टैक्स होता था जो मराठा किंगडम में वो इम्पोज नहीं होता था, बट मराठा किंगडम के नेबरिंग स्टेट्स में इम्पोज होता था। ठीक है, तो ये चौथ वो हुआ करता था। और स्वदेशमुखी जो मराठा कहते थे कि इस लैंड को हम अपनी हेरिडेटरी प्रॉपर्टी मानते हैं, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी मानते हैं, तो स्वदेशमुखी एडिशनल लेवाई होता था टैक्स का। तो ये दोनों टैक्सेस मुगल प्रोविंसेस में, डेक्कन में, कर्नाटक और मैसूर से इम्पोज करने लगे थे बालाजी विश्वनाथ। किसकी परमिशन से? फर्रुखसियार की परमिशन से। अब बालाजी विश्वनाथ के बाद पेशवा बनते हैं बाजीराव वन। बाजीराव वन बालाजी विश्वनाथ के बेटे होते हैं। मैंने आपको बताया कि हेरिडिटरी हो गई थी पोजीशन। इनका रूल था 1720 से 740। मूवी आई थी बाजीराव मस्तानी, तो ये वही बाजीराव है। पूरे जो मराठा पावर थी इनके अंडर में ही बहुत ही ज्यादा टॉप पे गई। इन्होंने बहुत एरिया नेक्स करे और पूरे मराठा एम्पायर को पूरे इंडिया में फैला दिया था। मुगल एम्पायर इस टाइम पे बहुत ही ज्यादा वीक था। इन्होंने अपने फादर को 20 इयर्स की एज में ही सक्सेस कर लिया था। ठीक है, इन्होंने ही कॉन्फेडरेसी सिस्टम स्टार्ट करा था। अब कॉन्फेडरेसी सिस्टम क्या था, हम पढ़ेंगे आगे कि पूरा जो मराठा एम्पायर था वो 5 पार्ट्स में डिवाइड हो गया था। एक गैकवर्ड का, एक भोंसले का, एक होलकर्स का, एक शिंदिया का और एक पेशवास का। हम देखेंगे जब हम एंग्लो मराठा वॉर्स पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री में, तब इन लोगों के काफी ज्यादा डिटेल में देखेंगे कि गैकवर्ड कौन थे, भोसले कौन थे, होलकर्स कौन थे, सिंधिया कौन थे, पेशवास कौन थे। बट मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो ये सिस्टम स्टार्ट हुआ था, मराठा एम्पायर को पूरा डिवाइड कर दिया था कुछ पार्ट्स में, प्रोविंसेस में। ठीक है, एक प्रोविंसेस को संभालता था गैकवर्ड, ये बड़ौदा के थे। दूसरी प्रोविंस को संभालते थे भोंसले, ये नागपुर के थे, और शिवाजी यहीं से बिलोंग करते थे। बट ये किंग वाला सिस्टम खत्म हो गया था, पेशवा ज्यादा रूल करते थे। होलकर्स थे वो इंदौर से थे, सिंधिया थे ग्वालियर के, और पेशवास थे पूना का। ठीक है, तो ये कुछ लोग थे जिसमें पूरा मराठा एम्पायर डिवाइड हो गया था। तो ये सिस्टम किसने स्टार्ट किया था? बाजीराव वन ने। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और यूपीएससी में प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हु इनिशिएटेड द सिस्टम ऑफ कॉन्फेडरेसी अमंग द मराठा चीफ। सो इट वाज बाजीराव वन। और कॉन्फेडरेसी सिस्टम था क्या कि इन लोगों को एक टेरिटरी दे दी जाएगी अपनी, और उसे ये ऑटोनॉमसली एडमिनिस्टर करेंगे। ठीक है, टैक्स भी यही इंपोज करेंगे, सब कुछ यही इंपोज करेंगे, बट बस थोड़ा बहुत ट्रिब्यूट पूना जाया करेगा पेशवा को, बस। बाकी यही अपने पूरे टेरिटरी में रूल करेंगे, बट इन्हें ट्रिब्यूट पे करना पड़ेगा। तो ये था कॉन्फेडरेसी सिस्टम। तो इनके बेटे आते बालाजी बाजीराव। ठीक है, सबसे पहले तो बालाजी विश्वनाथ, फिर बाजीराव वन, अब आएंगे बालाजी बाजीराव, दोनों के नाम का मिक्सचर।
इनका रूल था 1740 से 761 तक। ये अपने फादर को सक्सीड करते हैं 19 ईयर्स की एज में। अब इनके टाइम पे क्या होता है, हमने पढ़ा था ना शाहू किंग के बारे में। शाहू किंग जो सिविल वॉर से किंग बने थे, ठीक है, बालाजी विश्वनाथ ने बनाया था। 1749 में बिना किसी रीजन से इनकी डेथ हो जाती है। अब ये अपने बेटे राम राजा को अपॉइंट करते हैं कि नॉमिनेट करते हैं कि ये किंग बनेगा। बट बालाजी बाजीराव क्या करता है, ये पेशवा होता है और पेशवा के पास ज्यादा पावर आ जाती है। ये राम राजा को जेल में डाल देगा, सतारा में, और पूरे मराठा किंगडम को कंट्रोल में कर लेगा। तो अगर क्वेश्चन आता है कि मराठा किंगडम में जो किंग वाला रोल था किसने खत्म करा, वो था बालाजी बाजीराव ने, ठीक है। उसने किंग वाली सिस्टम ही खत्म कर दी। अब पेशवा ही किंग था, पेशवा के अंडर में ही पूरा मराठा किंगडम था। 1752 में मुगल एम्परर जो उस टाइम के थे उसके साथ एग्रीमेंट करते हैं, और मुगल एम्परर के साथ जो एग्रीमेंट होता है उसमें ये बोलते हैं कि हम मुगल एम्पायर को इंटरनल और एक्सटर्नल एनिमी से बचाएंगे, बट उसके बदले तुम्हें क्या करना है, उसके बदले तुम्हें हमें चौथ देना है नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस के, ठीक है। जो ये नॉर्थ वेस्ट वाला एरिया है इसके पूरे चौथ देना पड़ेगा। चौथ मैं आपको बता चुका कि टैक्स हुआ करता था। उसके अलावा आगरा, यहां पे था आगरा और अजमेर, इन दो एरिया पे जितनी भी रेवेन्यू होती थी वो मराठास कलेक्ट करेंगे। मतलब यहाँ पे तो सिर्फ चौथ मतलब 1/4 रेवेन्यू जितनी भी आती थी। अगर मुगल एम्पर 10 रुपए लेते थे तो उसमें से 4 रुपए मराठा के लेंगे, तो ये चीज चौथ। तो यहाँ पे तो सिर्फ 4 रुपए, बट आगरा और अजमेर वाले एरिया से पूरी रेवेन्यू कलेक्ट करेंगे मराठास, ठीक है। और इसके बदले जो मराठा थे वो मुगल एम्पायर को डिफेंड करेंगे एक्सटर्नल और इंटरनल एनिमीज से, ठीक है। अब मुगल एम्पायर वीक होता जा रहा था। 1707 के बाद हम देखेंगे कि मुगल एम्पायर कंटिन्यूसली डिक्लाइन हो रहा है। उसके साथ साथ जो इंटरनल एनिमीज थे वो थे ब्रिटिशर्स। ईस्ट इंडिया कंपनी 1611 के आसपास आ चुकी थी इंडिया में, अपनी पहली फैक्ट्री 1608 में एस्टैब्लिश भी कर देती है। हम मॉडर्न हिस्ट्री में सब पढ़ेंगे। और उसके बाद अब ईस्ट इंडिया कंपनी स्ट्रांग होती जा रही है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी थे इंटरनल प्रॉब्लम्स या फिर इंटरनल एनिमीज, और एक्सटर्नल एनिमीज कौन थे, जो बाहर से आते, जो इन्वेड करते। हम देखेंगे आगे अब्दाली आएंगे, इन्वेड कर देगा इंडिया में, ठीक है। तो ये एग्रीमेंट हुआ था मुगल एम्परर के बीच में और मराठास के बीच में, बालाजी बाजीराव के बीच में, कि बालाजी बाजीराव मुगल एम्परर को डिफेंड करेंगे इंटरनल और एक्सटर्नल एनिमीज से। इंटरनल एनिमी तो ब्रिटिशर्स या फिर यूरोपियन पावर्स, और एक्सटर्नल एनिमी तो जो बाहर से इन्वेड होते हैं। उसके बदले इन्हें चौथ कलेक्ट करने दिया जाएगा नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस का, और साथ में आगरा और अजमेर प्रोविंस के जितना भी कलेक्शन होता था वो पूरा ही मराठा लेंगे। तो इसलिए ही हम देखेंगे कि अहमद शाह अब्दाली आते हैं 1761 में। अहमद शाह अब्दाली आते हैं तो मराठा की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि एम्परर को बचाए, इंडिया को प्रोटेक्ट करे, क्योंकि ये एग्रीमेंट हुआ था यहाँ पे। तो मराठा अहमद शाह अब्दाली से लड़ते हैं, जिसमें अहमद शाह अब्दाली जीत जाता है। और इस बैटल में जो ये बैटल है ये है थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। फर्स्ट बैटल हमने देखी थी 1526 में हुई थी, सेकंड बैटल हुई थी 1556 में, और थर्ड बैटल हुई है 1761 में, जिसमें अहमद शाह अब्दाली काफी मराठा चीफ्स को मार देता है। और ये न्यूज सुन के बालाजी बाजीराव की भी डेथ हो जाती है 1762 के आसपास। अब जो ये अहमद शाह अब्दाली था ये अफगानिस्तान वाले एरिया से आया था। इसने बस इन्वेड करा, इंडिया को लूटा, हिंदुओं को मारा और वापस चला गया। तो जो मेन पर्पस था इसके आने का वो सिर्फ प्लंडरिंग थी, इंडिया का पैसा लूटना। तो ये था मराठास किंगडम के बारे में। हमने पूरी पॉलिटिकल डेवलपमेंट देखी, हिस्ट्री देखी, और हमने थोड़ा बहुत पेशवास के बारे में देखा। अब 1761 के बाद भी पेशवा कंटिन्यू रखते हैं। मैंने आपको बताया 1818 तक मराठा किंगडम रहता है और 1818 तक ही पेशवा भी रहते हैं। बट 1761 के बाद जो भी हुआ हम वो पूरा मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ेंगे। मॉडर्न हिस्ट्री में हम एंग्लो मराठा वॉर्स देखेंगे कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हम एंग्लो मैसूर वॉर भी देखेंगे, तो उसमें कहीं ना कहीं मराठा का बहुत बड़ा रोल है। तो हम उसी के साथ साथ मराठा को पढ़ने की कोशिश करेंगे। इसके बाद जो भी होगा वो हम मॉडर्न हिस्ट्री में एंग्लो मैसूर वॉर या एंग्लो मराठा वॉर, एंग्लो कर्नाटक वॉर, इन सब में पढ़ेंगे। तो हमारी जो पूरी मेडिवल हिस्ट्री थी
वो खत्म हो गई। हमने मराठा किंगडम देख लिया 1761 तक का, देखो कि कितना बड़ा है, पूरा नॉर्थ इंडिया आ जाता है, ये डेक्कन का थोड़ा ये वाला पार्ट रह जाता है, बट यहाँ तक मराठा किंगडम एक्सटेंड हो जाता है। और हमने मुगल एम्पायर भी देख लिया 1707 तक का। तो हमारी मुगल हिस्ट्री पूरी कंप्लीट होती है। अब मैं स्टार्ट करूंगा इकोनॉमिक्स, और इकोनॉमिक्स के साथ साथ इंडियन पॉलिटी चल रही है। अब जब इकोनॉमिक्स या इंडियन पॉलिटी में से जो भी खत्म होता है, उसके बाद मैं मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट करूंगा, और दूसरे सब्जेक्ट खत्म होने के बाद मैं ज्योग्राफी स्टार्ट करूंगा।